नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सितारे ज्योतिष में। आज का जो हमारा विषय है वो है कि धन भाव के स्वामी कुंडली के 12 भाव में किस तरह का प्रभाव रखते हैं। वैसे तो आय भाव के स्वामी भी हमारे लिए बहुत अधिक महत्व रखते हैं, नवम के भी स्वामी रखते हैं, लग्न के भी रखते हैं, धन भाव के स्वामी उसी तरह से बहुत महत्व रखते हैं। कुंडली के 12 भाव के स्वामी हमारे लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन बात आज धन की हो रही है तो धनेश, जो कि वाणी, कुटुंबेश और धनेश भी कहा जाता है, ये हमारी वाणी का भाव भी है, ये हमारे कुटुंब का भाव भी है। तो इस भाव के अधिपति जब कुंडली के 12 भाव में बैठेंगे तो किस तरह का प्रभाव देंगे, आज इसी के विषय में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो कुंडली को लेकर के जो मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ वो है कि कुंडली में मैंने शुक्र को 12 भाव में बिठाए हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो नैसर्गिक रूप से धन भाव के स्वामी बनते हैं। काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में जो राशि बनती है वृषभ राशि होती है, वृषभ के मालिक होते हैं शुक्र। तो ये शुक्र मैंने कुंडली के 12 भाव में बिठाए हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई और ग्रह हो, कोई जो राशि रहेगी यहाँ पर, मान लीजिए यदि एक राशि है तो उसके स्वामी बनेंगे मंगल। तो मंगल आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, जिस भाव में बैठे हैं वो आपके धनेश बनते हैं मंगल, और किस भाव में बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना जान सकते हैं कि कैसा प्रभाव रहेगा धनेश का कुंडली में। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर 3 अंक हो तो बुध हो जाएंगे, 5 अंक रहेंगे तो सूर्य रहेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत एक जनरल सी बात है कि जो अंक रहेगा उस अंक के जो स्वामी रहेंगे, यानी जिस राशि के जो स्वामी रहेंगे वो आपके धनेश बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कुंडली का 12 भाव में किस तरह का प्रभाव रहेगा, माफ कीजिए, धनेश का कुंडली के 12 भाव में किस तरह का प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक होता है। हम आय करते हैं, हमें इनकम तो बहुत होती है, कभी कभी हमें इनकम बहुत अच्छी होती है, लेकिन धन किस तरह हमारे बढ़ नहीं पाते, या कह सकते हैं कि हम संचित धन जो है वो इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संचित धन का संचित होना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जीवन भर हमें एक जैसी आय रहे ऐसे तो कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हमारी आय कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो हमारे पास धन का संचय होना बहुत आवश्यक हो सकता है कि अब कभी कभी हम कुछ कम अर्जन कर पाएँ, लेकिन संचित हम कर सकते हैं। ये व्यक्ति की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि आय हो रही है तो कई इसे खर्च भी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, कई इसे संचित भी करते हैं। तो वो कौन से ग्रह स्थितियाँ रहेंगी वो आज हम इसमें जानेंगे इस कार्यक्रम में, कि किस तरह से धनेश कुंडली के 12 भाव में बैठकर किस तरह से अपना प्रभाव डालते हैं। क्योंकि धन जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, उसके बगैर तो जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। कुटुंब भी जिस तरह से हमारे लिए महत्व रखता है, वाणी हमारी किस तरह से प्रभावित होती है, किस तरह की हम वाणी के मालिक हैं, किस तरह की बात हम कर सकते हैं, हमारा मुंह का स्वाद कैसा है, मतलब हमें किस तरह का भोजन या किस तरह का खाना हम पसंद करते हैं, ये भी सेकंड हाउस से ही देखा जाता है, दूसरे भाव से इसका अर्थ लगाया जाता है या विचार किया जाता है। तो विशेष रूप से आज हम बात करने वाले हैं धनेश आपकी कुंडली में किस तरह से बैठे हुए, कौन से भाव को प्रभावित कर रहे हैं, किस भाव से वहाँ पर वो अपना प्रभाव बता रहे हैं। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो आपसे लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट जरूर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कीजिए। नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं लग्न से, कि लग्न में यदि धन भाव के स्वामी आ जाते हैं तो किस तरह का प्रभाव रहेगा। देखिए, धन भाव का स्वामी जब लग्न में बैठता है तो बहुत अच्छी स्थिति होती है, ऐसा व्यक्ति बहुत धन को संचित करने वाला रहता है, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि किसी भी आदमी के किए हुए काम को वो कभी थैंकफुल नहीं रहता है। यदि किसी व्यक्ति ने कुछ कार्य कर दिया है तो उसके लिए धन्यवाद वो व्यक्ति कभी नहीं करता है, किसी का एहसान ऐसा व्यक्ति नहीं मानेगा यदि धन भाव का स्वामी लग्न में बैठेगा। क्यों? क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही, आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी बन जाती है कि आपका संबंध सिर्फ धन से होता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक धन को इकट्ठा करना ज़्यादा पसंद करता है, मतलब संचित, उसका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा, उसके पास अच्छे धन के स्रोत तो रहेंगे, प्लस उसके पास में बहुत अधिक संचित धन भी रहेगा।
कुटुंब से विशेष प्रेम करने वाला रहेगा, या कह सकते हैं इसका कुटुंब जो रहेगा वो उसे ज़रूर सपोर्ट करके चलेगा। मतलब इस व्यक्ति को इसका कुटुंब सपोर्ट करेगा, क्योंकि कुटुंबेश उसके लग्न में आकर के बैठ गए। ऐसा व्यक्ति धन से बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है और धन को संचित करना है उसका एकमात्र ध्येय बन जाता है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। धन को यदि हम विचार करें धन के लिए, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है यदि धनेश लगन में आकर के बैठते हैं। ये बहुत शानदार स्थिति बन जाती है। फिर है कि धनेश यदि यहाँ पर ही आते हैं, मतलब अपने भाव में आ जाते हैं, स्वराशि के होते हैं, तो किस तरह का प्रभाव रहेगा। ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि धनेश यहाँ पर स्वराशि के हो जाते हैं। इससे अच्छी स्थिति और हो नहीं सकती, क्योंकि आपकी वाणी में एक तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है। आप कुटुंब से विशेष रूप से प्रेम करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों में एक विशेष खूबी कहें या विशेष लक्षण होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने किसी विशेष गुण के माध्यम से किसी और के धन को भी जल्दी से अपना बनाना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो किसी भी तरह का ये प्रपंच करके अपनी पैतृक संपत्ति को भी अपने अधीन रखना ज़्यादा पसंद करता है यदि कुटुंबेश यहाँ पर होते हैं। ये धन के लिए बहुत अच्छे स्तर को प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस ये बनाते हैं। वाणी इनकी बड़ी प्रभावशाली होती है और धन के लिए ये अपने थोड़े से चतुराई को इस्तेमाल करके ये अपने बैंक बैलेंस को भी बढ़ा लेते हैं, अपने धन को बढ़ाने के कार्य करते हैं। इसके लिए अपने थोड़े से कह सकते, छल नहीं कह सकते, लेकिन बड़ी चतुराई से किसी अपनी पैतृक संपत्ति को ये अपने नाम भी कर सकते हैं, या कोई रिजर्व है उनके पास में, कुटुंब के पास में, तो ये अपने नाम में लिखवाना ज़्यादा पसंद कर लेते हैं, क्योंकि धनेश यहाँ पर स्वराशि के हो जाते हैं। ठीक है, ये वाणी के माध्यम से ये ऐसा कार्य कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है धन की, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी यहाँ पर वृषभ राशि होती है और यहाँ पर धन जो होता है वो स्थिर अवस्था में रहता है, स्थिर रहता है। ऐसे व्यक्ति का धन जल्दी से, यदि पाप प्रभाव में आ गया है तो अलग बात है, अन्यथा ऐसे धन के ऊपर किसी पापी ग्रह की यदि दृष्टि न हो तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की बहुत अच्छी आवक रहती है, धन संचित बहुत अच्छी मात्रा में कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी भी बहुत प्रभावशाली हो जाती है। कुटुंब का वह विशेष प्रिय व्यक्ति भी होता है, क्योंकि लगन में भी यदि बैठेंगे तो भी कुटुंब उसको विशेष प्रिय रहेगा, और यहाँ पर भी यही सेम बात होती है। अब बात है कि तीसरे भाव में यदि धनेश आ जाते हैं तो किस तरह का प्रभाव रहेगा। देखिए, धनेश की या आयेश की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखना होता है कि धन भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। ठीक है, और उसके बाद में ये बात है कि इस भाव पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है। धन भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा है यदि वो पाप प्रभाव में नहीं है, यानी कि उसके साथ में किसी पापी ग्रह की वो धनेश युति में नहीं बैठा है, उसके ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, पाप प्रभाव में नहीं है, अंश बली है, तो बहुत अच्छे प्रभाव देगा। इसलिए जब भी किसी, चाहे वो त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव में भी धनेश बैठते हैं तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये देखना आवश्यक होता है कि यहाँ पर किसी भी रूप से पाप प्रभाव में तो धनेश नहीं आ गए। यदि पाप प्रभाव में आए हैं तो वहाँ पर उनके रिजल्ट्स थोड़े से अलग मिलेंगे। वो हम आगे बात करते हैं कि 6, 8, 12वें घर में ये कैसे रिजल्ट देंगे। ठीक है, यदि तीसरे भाव में धनेश आ जाते हैं तो कैसा रहेगा रिजल्ट। धनेश यदि तीसरे भाव में आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने सहोदरों यानी कि सिबलिंग्स के वजह से भी वो बैंक बैलेंस अपना बढ़ाता है, और अपने पुरुषार्थ के माध्यम से। ये आपका पुरुषार्थ का घर है, पराक्रम का घर है, आपके भाई बहनों का घर है। यहाँ पर यदि धनेश आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के माध्यम से धन को बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं इसके जो कार्य होते हैं, जॉब या इसका बिजनेस जो रहेगा इसका, उसमें कहीं ना कहीं इसके भाई जो रहते हैं वो सहयोगी जरूर रहेंगे। यदि वो बिजनेस नहीं भी करता है, जॉब भी करते हैं सपोज, तो भाई की संपत्ति का भी कभी कभी उससे मालिक बनते हुए देखा गया है। वो कुछ विशेष परिस्थितियां बनेंगी कुंडली में तो ऐसा होता है। लेकिन यदि तीसरे भाव में धनेश आते हैं तो व्यक्ति स्वयं भी पराक्रम करके भी बहुत अधिक पैसा कमाता है, धन संचय बहुत अच्छी मात्रा में वो कर लेता है। ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति कही जाए, क्योंकि तीसरे भाव में जब धनेश बैठेंगे तो नवम से सीधा संबंध बनाएंगे, नवम भाव पर वो दृष्टि डालेंगे अपनी सप्तम दृष्टि। तो भाग्यशाली ऐसा व्यक्ति रहेगा, पुरुषार्थ करने वाला रहेगा और अपने भुजा
बल से भी वो व्यक्ति पैसे कमाता है। दूसरी बात यह है कि उसे अपने भाई बंधुओं के माध्यम से भी कभी-कभी धन संचय करते हुए देखा जाता है, या भाइयों का जो धन है या संपत्ति वो भी इसके नाम पर कभी-कभी हो जाती है, वो विशेष परिस्थितियों में, ठीक है। ये तो हो गया तीसरे भाव में धनेश कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि तीसरे भाव में जो धनेश आएंगे तो ऐसा व्यक्ति अपना धन को जो खर्च करेगा वो अपने घूमने फिरने में भी करेगा, मौज आनंद लेने में भी करेगा, क्योंकि ये आपकी यात्राओं का घर भी है। यहाँ से आपके मनोरंजन का भाव भी देखा जाता है। मनोरंजन में आप किस तरह से हैं, कितना रुपया पैसा खर्च करते हैं। यदि दूसरे भाव का स्वामी यदि इस भाव में आ जाए तो व्यक्ति मनोरंजन पे खर्च करने वाला रहेगा, अच्छी लाइफस्टाइल को जीने वाला व्यक्ति रहता है, ठीक है। अब चतुर्थ भाव में यदि धनेश आ जाते हैं तो कैसा है? चतुर्थ भाव में धनेश यदि आते हैं, यदि बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने भुजा बल से धन को संचय करने वाला रहेगा, ठीक है। माता का घर है, तो यहाँ पर धनेश का माता के घर में होना, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने मातृत्व का जो घर रहता है, माता का जो घर रहता है, वहाँ पर वो धनी उस परिवार को भी बनाता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी चौथे घर में आता है तो अपने माँ के घर को, चाहे वो फीमेल चार्ट हो या मेल चार्ट हो, फीमेल चार्ट के लिए विशेष रूप से बात है कि वो अपनी माँ के घर को भी पैसे वाला बनाता है। उसका लिविंग स्टैंडर्ड उस बच्चे के होने के बाद में बढ़ता है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होता है। और ऐसा व्यक्ति जो स्वयं होता है वो अपना धन संचय अचल संपत्तियों में, माफ कीजिए, चल और अचल संपत्तियों में, दोनों में वो अपना पैसा खर्च करता है। मतलब वो रिजर्व तो रखेगा, संचित तो करेगा वो धन को, लेकिन वो चल अचल संपत्तियों में अपना पैसा जरूर खर्च करेगा और वो संपत्ति बनाने वाला व्यक्ति रहेगा। ऐसा व्यक्ति संपत्तिवान जरूर रहता है, उसकी 2 से 4 संपत्तियां जरूर होती है। यदि बहुत अच्छा बलवान होकर के बैठा है तो 4 से 5 संपत्तियां भी हो सकती है, अधिक मात्रा में भी हो सकती है। ये निर्भर करता है कि आपका वो ग्रह किस अवस्था में है। वर्गोत्तम है तो बहुत शानदार रहेगा, और बाकी और अंशों से भी बली है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होकर के बैठा है तो बहुत जबरदस्त तरीके से वो संपत्ति बनाने वाला धनेश बन जाएगा। तो मतलब ऐसा व्यक्ति धन को बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं बढ़ा करके, वो बढ़ाएगा, उसको एवरेज करेगा, लेकिन वो संपत्तियों में रुपए पैसा खर्च करना ज्यादा बिलीव करेगा और वो उसके लिए अच्छा भी है, ठीक है। अब है कि यदि धनेश पंचम में आता है तो किस तरह से रहता है। देखिए, एक तरह का राजयोग कह सकते हैं यदि धनेश पंचम में आता है। वाणी भाव का स्वामी पंचम में आता है। कैसे? यदि धनेश पंचम में आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी विद्या के माध्यम से, अपनी एजुकेशन के माध्यम से वो धनवान बनता है। वो धन का स्तर वो उसके माध्यम से ही वो पूर्ण करता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि स्वयं व्यक्ति धनवान न हो, ज्यादा पढ़ा लिखा न हो, लेकिन उसकी संतान उसे धनी बनाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये राजयोग भी है, क्योंकि व्यक्ति के पास धन नहीं है, लेकिन यदि उसकी संतान ने बहुत अधिक धन कमाया है और उसका जो रहन सहन का स्तर ऊपर कर दिया, उसे धनी बना दिया, कहने को व्यक्ति संतान के माध्यम से या पंचम के माध्यम से वो व्यक्ति धनी बनता है। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ पर आय भाव को भी धनेश देखेगा, तो वो निरंतर ऐसे सोर्सेस आपके लिए लाइफ में लेकर के आता है कि वहां से आप धन अर्जन करते हैं। क्योंकि वाणी भाव का स्वामी पंचम में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं ऐसी एजुकेशन लेगा कि वो वाणी के माध्यम से अपनी एजुकेशन को भुनाएगा, मतलब कि उस एजुकेशन के माध्यम से पैसे कमाएगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है, उसकी संतान उसे धनी बनाती है, या स्वयं वो व्यक्ति अपने एजुकेशन के माध्यम से धन की स्थितियों को बहुत अच्छा करता है और संचित धन भी उसके पास में बहुत अधिक रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसके बहुत पुण्य बढ़ते हैं। यदि धनेश इस भाव में आते हैं तो पुण्य कह सकते हैं कि पुण्यात्मा रहता है ऐसा व्यक्ति, और अपने धन के स्तर को बहुत अच्छा बढ़ाने वाला रहता है। अब है कि धनेश यदि छठे भाव में आ गए हैं तो कैसा रहेगा। बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि छठे भाव में भी धनेश आ जाते हैं तो उसका कोई इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति लॉयर बनते हुए देखे जाते हैं, वकील होते हैं, वो वकालत में वो अपना धन कमाते हैं, वकालत के माध्यम से वो अपना धन कमाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके धन संचय करने का जो तरीका रहेगा वो एक अलग तरीका रहेगा। कैसे? क्योंकि
कोर्ट रूम है ये, छठा भाव जो कोर्ट रूम है, आपके कंपटीशन का भाव है। यहाँ पर आप कंपटीशन करके धन को इकट्ठा करेंगे, धन यहाँ पर कंपटीशन के माध्यम से इकट्ठा होगा। आप हो सकता है वाणी को असत्य बात करें, मतलब कि वकील जो रहते हैं वो असत्य वार्तालाप करते हैं, उन्हें झूठी दलीलें भी देनी पड़ती है, और उसके माध्यम से वो धन का संचय कर लेते हैं। ठीक है, अब ये है कि यदि यहाँ पर अकेले बैठे हैं धन भाव के स्वामी, यदि पाप प्रभाव आदि में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाप प्रभाव आदि में हो गए हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बहुत ज़्यादा ऋण न लें। जो ऋण हम लोन चुका सकते हैं उतना ही लोन लें, ज़्यादा लोन न लें। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति लोन लेकर के वो अपना कार्य करते हैं, अपना बिजनेस को भी बढ़ा लेते हैं, और फिर वो अच्छा खासा अपना बैंक बैलेंस भी बनाते हैं। ये निर्भर करता है कि यहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हैं, किस राशि में है, और उनको कितना बल आदि प्राप्त है। तो ऐसा बात नहीं है कि दूसरे भाव का स्वामी जब छठे घर में आएगा तो आपको नेगेटिव ही रिजल्ट्स देगा, वो अच्छे रिजल्ट्स भी आपको दे सकता है। ठीक है, अब है कि यदि सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं यदि 7th में आ जाते हैं तो किस तरह का प्रभाव रहेगा। यदि सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं 7th में आते हैं तो ये बहुत अच्छी शुभ स्थिति बनती है, क्योंकि धनेश जो है वो सप्तम भाव में आएगा। ऐसा जातक जो है अपने स्पाउस के माध्यम से भी, मतलब उनकी स्पाउस जो रहेगी उसके आने के बाद में इनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इनका बैंक बैलेंस बढ़ने के पीछे बात ये होती है कि हो सकता है कि ये जातक अपनी जो स्पाउस है उनके माध्यम से भी अर्निंग करें, यानी इनकी स्पाउस जो होती है वो खुद एक तरह से अर्नर रहेगी, कमाने वाली रहेगी, तो इनका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि ये यहाँ पर भी शुक्र की राशि है तो यहाँ पर भी उनको अच्छे ही प्रभाव देखने को मिलेंगे। धनेश 7th हाउस में आकर के बैठते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप के माध्यम से भी, पार्टनर के माध्यम से भी अपना संचित धन को अर्जन करता है, मतलब बैंक बैलेंस उसका पार्टनर के माध्यम से बढ़ता है, बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर बिजनेस टेंडेंसी ऐसा व्यक्ति ले हुए रहता है। जब धनेश 7th हाउस में आते हैं तो ज़्यादातर वो पार्टनरशिप, साझेदारी में वो अपना स्तर को ऊपर करते हैं और बैंक बैलेंस बढ़िया सा बनाते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। ठीक है, फिर है कि यदि सेकंड हाउस के लॉर्ड 8th में आते हैं तो कैसा रहेगा। क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड जब 8th में आएंगे, ये भी बहुत अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं, हालांकि त्रिक भाव है लेकिन बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। कब ये, क्योंकि ये इस भाव में बैठ करके अपने भाव को देखेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह जब अपने घर में स्वराशि का होकर के बैठता है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई भाव का स्वामी अपने घर को देखता है तो वो सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि वो अपने भाव को बल दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के धन को एकत्रित करने में या उसका बैंक बैलेंस बनाने में कहीं ना कहीं कुटुंब भी इसके लिए सहयोगी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति धन का स्तर बहुत अच्छा प्राप्त कर लेते हैं। और इनके क्योंकि अष्टम भाव में आए धनेश, तो ऐसे व्यक्ति को अचानक से रुपए पैसे आने की योजनाएं या कहें तो संभावनाएं इनके जीवन में होती है। हो सकता है इनको लॉटरी लग जाए, कहीं ना कहीं लॉटरी के भी लगने के चांसेस बनते हैं। वो बात अलग है कि इन पे कौन सा दशा चल रही है, क्योंकि दशा का कुंडली में महत्व बहुत ज़्यादा रखा जाता है। क्योंकि दशा यदि चली है तो वो ग्रह आपका एक्टिव हो जाएगा, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जरूर देगा। ठीक है, तो 8th हाउस का जो धनेश है, 8th हाउस का धनेश भी खराब नहीं माना जाएगा। वो अपने घर को देखेगा और ऐसा व्यक्ति अचानक से धन की प्राप्ति करेगा, और उसका जो धन का स्तर है वो उसकी पैतृक संपत्ति के माध्यम से भी बढ़ेगा। क्योंकि ऐसी जगह बैठा है धनेश जहाँ पर उसे पैतृक रूप से, चाहे वो माता पिता के घर से मिले चाहे ससुराल से, क्योंकि 7 से 2nd है तो उसके स्पाउस का हाउस हो गया, तो यहाँ पर उसे पैतृक संपत्ति भी अच्छी मात्रा में मिलेगी। वो उसे सेल करके वो अपने लिक्विड मनी भी बना सकता है। तो ये अच्छी स्थिति मानी जाएगी धनेश यदि अष्टम में आकर के बैठते हैं। अपने घर को वो बल देंगे, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में बल देंगे, क्योंकि ऐसे धन को कमाने के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी मेहनत करेगा और वो अच्छा अपना धन का स्तर प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब है कि धनेश यदि नवम में आते हैं तो ये बहुत अच्छा एक राजयोग माना जाता है जब धनेश नवम में आते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली माना जाएगा। वो धन उसके भाग्य में लिखा है, वो जन्मजात भाग्यशाली व्यक्ति रहेगा। पिता के पुण्य कर्मों से भी उसे धन की प्राप्ति जरूर होती है, और ऐसे में व्यक्ति
पुण्य कार्य करने वाला, धर्म को बढ़ाने वाला, वो धर्म के माध्यम से मतलब कि धर्म कार्य करते हुए अपने धन के स्तर को बहुत अच्छा बढ़ा लेता है। वाणी उसकी बहुत प्रभावशाली रहेगी यदि ये धनेश यदि नवम में आते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक भाग्यशाली माना जाएगा और धन उसका बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ेगा। ये बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है। पंचम में भी शुभ स्थिति मानी जाती है और यहाँ पर भी बहुत अच्छी शुभ स्थिति मानी जाएगी। ठीक है, तो ये निसंदेह बहुत ही जबरदस्त स्थिति रहती है यदि धनेश नवम में आ जाते हैं। तो भाग्य में ही उसके धन लिखा हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत, कठोर मेहनत करने की आवश्यकता ऐसे व्यक्ति को नहीं रहती है। वो जन्मजात भाग्यशाली और धनी व्यक्ति रहता है। धनाढ्य व्यक्तियों की कुंडलियों में अक्सर ऐसे योग देखे जाते हैं जब धन भाव का स्वामी नवम में बैठता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि दशम भाव में धनेश कैसा प्रभाव देगा। ये भी बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है क्योंकि धन को इकट्ठा करने के लिए या संचित करने के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक मेहनत करता है। मेहनत करने का तात्पर्य है कि वो अपने कार्य को बहुत अच्छे से अंजाम देता है, अपने कार्य बहुत सुंदर रूप से करता है। उसके कामों में किसी भी तरह की कोई भी विघ्न नहीं आते हैं। वो निरंतर अपना बिजनेस या जॉब जो भी बहुत अच्छे पोस्ट तक जाता है क्योंकि धनेश कर्म भाव में आ गए। वो ऐसी स्थिति प्राप्त करता है, ऊंचे स्तरों पर जाता है, अच्छी पोस्ट को प्राप्त करता है, अच्छा अपना बिजनेस कर लेता है। तो उसके माध्यम से वो धन की बहुत अच्छी आवक अपने जीवन में बनाता है और संचित धन उसके पास में बहुत अच्छी मात्रा में रहता है। यहाँ पर हो सकता है कि इस जातक के पिता भी, जिसका धनेश यहाँ पर बैठे, उसके पिता भी सहयोगी बन सकते हैं उसके धन के स्तर को ऊपर बढ़ाने में। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति या तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक्टिव रहते हैं या फिर बिजनेसमैन होते हैं जिन्हें अपनी कह सकते हैं कि लेगेसी में उन्हें एक बिजनेस मिला है, अपने पेरेंट्स से उनको एक बिजनेस का अच्छा प्रोफाइल मिला है, तो वो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति धन की बना लेते हैं। ठीक है, फिर है कि सेकंड हाउस का मालिक यदि 11th में आ जाता है तो कैसा प्रभाव रहेगा कुंडली में। 11th हाउस जो है वो भी अच्छी स्थिति है क्योंकि आपकी निरंतर आपकी आय का भाव है। यहाँ पर आप कंटिन्यूटी में पैसे बनाने वाले बन जाते हैं। ठीक है, दशाएं चलिए तो बहुत ही शानदार स्थिति जीवन में बन जाती है। लेकिन ये छठे से छठा भाव का स्वामी भी बनता है। 11th हाउस जो है छठे से छठा भी होता है। तो ऐसे में कभी कभी आपकी लिक्विड मनी किसी झमेले में भी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें प्रिकॉशंस कैसे रखने, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को अपनी चल और अचल संपत्तियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। बैंक बैलेंस भी जरूर बनाना चाहिए, लेकिन आंख मूंद करके कभी किसी प्रोजेक्ट पर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी कभी समस्याएं ऐसा दे देता है। ऐसा धनेश जब 11th में हाउस में आएगा तो कभी कभी ऐसी समस्याएं देता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी स्थिति ही मानी जाएगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी आवक है, निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, अब है कि 12th हाउस में धनेश की क्या स्थिति रहेगी। 12th हाउस में धनेश की स्थिति अच्छी मानी जाती है। यदि शुक्र है तो बहुत शानदार है क्योंकि यहाँ पर शुक्र उच्च के हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। तो यदि शुक्र है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे। यदि यहाँ पर शुभ प्रभाव में शुक्र आ गए हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन यदि धनेश 12वें भाव में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि विदेशों से जुड़ के धन की अर्जन करे। विदेश से नहीं भी जुड़ा है तो ऐसे व्यक्ति के थोड़े धन का व्यय रहता है। व्यय कैसे रहेगा, रोगों में, कहीं ना कहीं लिटिगेशंस आदि में चला जाता है। तो यहाँ पर आवश्यकता है कि अपने धनेश की पूरी तरह से स्टडी की जाए कि धनेश किस स्थिति में है, कौन सा ग्रह है और कौन से ग्रहों के प्रभाव में बैठा है, कितने अंशों से बली है। तो 12th हाउस में जब धनेश जाते हैं तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं रह पाता है, लेकिन वो निर्भर करता है कि वो व्यक्ति यदि विदेश से जुड़ा है तो निसंदेह उसका धन इकट्ठा अच्छा रहेगा। शुक्र है तो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव रहेंगे, बहुत लग्जरियस लाइफ भी ऐसे व्यक्ति जीते हैं। यदि शुक्र धन भाव के स्वामी होकर के यहाँ पर बैठ जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी भी होता है, बहुत अधिक पैसे कमाने वाला व्यक्ति भी रहता है, बहुत अधिक व्यय करने वाला व्यक्ति भी रहता है। ये निर्भर करता है कि आपका लग्न कौन सा है। ठीक है, तो ये लग्न के ऊपर निर्भर करता है कितने अंशों से आपका धनेश 12वें घर में बली होकर के बैठा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर खर्च की स्थिति को जरूर दिखाएगा, लेकिन व्यक्ति खर्च भी तब करेगा जब उसके पास में आय के साधन होंगे, धन संचित रहेगा। तो यहाँ पर ये आवश्यकता है
कि धन जब 12वें भाव में आते हैं तो बहुत ज़्यादा लोन्स आदि में व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। लोन वगैरह लेने से पहले थोड़ा-सा विचार ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी विचारणीय स्थिति होती है यदि 12th हाउस में धनेश आ जाते हैं। एक्सेप्ट वीनस, ठीक है? शुक्र को छोड़ कर के थोड़ा-सा विचार ज़रूर हमें करना चाहिए। तो ये बहुत ही शुभ स्थिति बन जाती थी, शुक्र 12वें घर में आ जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो मेरा छोटा-सा वीडियो है कि धनेश 12वें भाव में किस तरह से प्रभाव दे रहे हैं, आपको ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसको बनाया है। बहुत ईज़ी है आपके लिए समझना, क्योंकि कुंडली को जब हम देखते हैं तो लग्न को सबसे पहले देखना चाहिए। उसके बाद में लग्नेश की स्थिति क्या है, भाग्य की स्थिति कैसी है, धनेश की स्थिति कैसी है और 11th हाउस के लॉर्ड कहाँ जाकर के बैठे हैं। बाकी तो हर भाव संबंधित ग्रहों को भी देखना चाहिए कि हमारा प्रश्न क्या है, किस चीज़ में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज के आधुनिक युग में धन की बहुत अधिक महत्वता बढ़ गई है, इसलिए धनेश का आपकी कुंडली में कहाँ पर है ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप अपनी कुंडली खोल सकते हैं, देखिए कि आपकी कुंडली में धनेश की क्या स्थिति है, कहाँ पर बैठे हैं, कितने बलीय अंशों से बली होकर के बैठे हैं, कितने शुभ प्रभाव में बैठे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो जरूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।